कि ज्यादा फैक्ट्रीज खुले, ज्यादा आउटपुट हो, और जो कैपिटलिज्म है वो एक कोड पे चलता है, पैसे से ही पैसा बनता है, मनी बिगेट्स मनी। बिकॉज इज इट द गवर्नमेंट्स बिजनेस टू बी इन बिजनेस? गवर्नमेंट को कोई भी इंटरवेंशन नहीं होना, कितना माल बिकेगा, कहां बिकेगा, किस रेट पे बिकेगा। So what's good up you guys? This is Bhavya Gupta and I'm back with another video। तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक होने वाला है कैपिटलिज्म। क्या है ये कैपिटलिज्म? कैपिटलिज्म शब्द कहां से आता है? वर्ल्ड की जिस जिस कंट्री में ये फॉलो होता है वहां कितना बड़ा सक्सेसफुल रहा और कितना बड़ा फेलियर रहा है कैपिटलिज्म। इसके फेवर में क्या क्या आर्गुमेंट्स है और इसके डिसएडवांटेजेस में क्या क्या आर्गुमेंट्स है, और कैपिटलिज्म से कैसे सोशलिज्म और कम्युनिज्म का जन्म हुआ। आज हम इस वीडियो में सारी चीजें कवर करेंगे, तो मेरे साथ एंड तक बने रहना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बेसिकली कैपिटलिज्म वर्ड डिराइव होता है कैपिटल से। कैपिटल का मतलब ऐसी कोई भी चीज जो उसके ओनर को कोर चीज प्रोवाइड कर रही हो, मतलब वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, रॉ कैश के फॉर्म में हो सकती है, उसकी जमीन हो सकती है, उसकी फैक्ट्री में लगी हुई मशीनरी हो सकती है, उसके खेत हो सकते हैं। ऐसी कोई भी चीज जो उसके ओनर को पैसा कमा के दे रही हो, तो उसके बिजनेस में कोर चीज हो, वो होती है बेसिकली कैपिटल। और कैपिटल वर्ड से ये डिराइव होता है कैपिटलिज्म का। बेसिकली कैपिटलिज्म को अगर हम सिर्फ एक शब्द में समेटना चाहें तो हम कह सकते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी। और इसका एक फ्रेंच में वर्ड होता है लेजर फेयर। लेजर फेयर का मतलब होता है लीव अलोन कर देना। इसका मतलब गवर्नमेंट को कोई से भी काम में, बिजनेस से कोई से भी काम में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। ये एक पूरे प्राइवेट ओन्ड होना चाहिए। इस आइडियोलॉजी का बेसिकली मतलब है सब कुछ प्राइवेटली ओन्ड होना। गवर्नमेंट को कोई भी इंटरवेंशन नहीं होना, कितना माल बिकेगा, कहाँ बिकेगा, किस रेट पे बिकेगा, वो सब कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में होना चाहिए। इन द सेंस जो भी मार्केट में जितने भी कंपनी के ओनर्स है उनको ये सारी चीजें डिसाइड करनी चाहिए रेदर देन गवर्नमेंट के द्वारा। इस आइडियोलॉजी का बेसिकली मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट बीच में कोई भी अपनी नाक ना लगाए। अब कैपिटलिस्ट लोगों का ये भी मानना है कि इज इट गवर्नमेंट बिजनेस टू बी इन बिजनेस, मतलब क्या ये गवर्नमेंट का काम है बिजनेस प्रोवाइड करना। ये स्टेटमेंट राकेश झुनझुनवाला ने अपने 2016 के नागपुर इंटरव्यू में भी बोला था। बिकॉज इज इट द गवर्नमेंट्स बिजनेस टू बी इन बिजनेस? So one by one, essentially the PSUs are all inefficient except where they're monopolies. साथ ही अभी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी अपने भाषण में ये वाली लाइन कही थी। अब आप ये सोच रहे हैं कि किस तरह की आइडियोलॉजी है। इसका मतलब तो गवर्नमेंट कोई भी इंटरवेंशन नहीं करेगी तो एक तरह से कंपनीज की मनमानी हो जाएगी, बिजनेस की मनमानी हो जाएगी कि कोई से भी रेट पे कुछ भी माल बेच रही है, शॉर्टेजेस और सारी चीजें उसके हाथ में है कि माल कितना बिकेगा, शॉर्टेज करनी है नहीं करनी है, वो सारी चीजें उसके हाथ में। अब आप ये सोच रहे हैं, पर अगर आप खुद सोच के देखिए मार्केट में अगर एक फ्री फ्लो कॉम्पिटिशन बना रहेगा, मतलब हर कोई जो भी बिजनेस ओनर है वो अपने तरीके से माल बेच रहा है, तो आप खुद सोच के देखिए कि मार्केट में प्राइस बढ़ेगी या अपने आप रेगुलेट हो जाएगी। एक जो उसका मिनिमम वेज होना चाहिए। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सोच लीजिए दो शॉप्स है जो सिर्फ अगल बगल में है। अब आप सोचिए उन दोनों का कोर बिजनेस सेम है, मतलब दोनों ही शॉप्स मिल्क शेक्स की शॉप्स है। अगर मार्केट में कैपिटलिज्म है, मतलब उनको फ्री फ्लो छोड़ा हुआ है, तो दोनों शॉप ओनर्स है वो यही सोचेंगे कि हम कैसे ना कैसे अपनी जो शॉप है उसमें जो दूसरे शॉप ओनर के कस्टमर्स है वो भी अपनी तरफ लेके आए और ज्यादा हम पैसे कमाएं। अब वो उसके लिए अलग अलग आइडियाज सोचेगा कि मैं ना रेट कम कर देता हूँ, क्वालिटी अच्छी दे देता हूँ, मैं अपने मिल्क शेक्स है उसमें इस तरह के इंग्रेडिएंट डालूंगा तो मेरे मिल्क शेक्स ज्यादा टेस्टी लगेंगे, या लोगों को क्वालिटी ज्यादा अच्छी लगेगी, या मैं डाइट मिल्क शेक्स बना के बेचने लगूं, या मैं मिल्क शेक्स में प्रोटीन डाल के रखने लगूं, और मैं दूसरे से अगर रेट कम कर दूंगा और मैं अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करूंगा तो मेरे पास कस्टमर ज्यादा आएंगे। ये बेसिकली होता है जो कैपिटलिस्ट विचारधारा चलने वाले जो लोग हैं वो यही सोचते हैं कि अगर हम कैपिटलिस्ट का मतलब अगर मार्केट को बिल्कुल फ्री फ्लो में छोड़ देंगे तो मार्केट अपने आप ही एक तरह से कंपटीशन के मूड में रहेगा और कस्टमर्स है जो कंज्यूमर्स है उनको बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट एट वेरी चीप रेट में प्रोवाइड होगा। एक तरीके से कि इनविजिबल हैंड के जैसे काम करेगा ये फ्री फ्लो मार्केट का जो कॉम्पिटिशन का रोल है। बेसिकली कैपिटलिज्म एक इवॉल्व वर्जन है फ्यूडलिज्म का। फ्यूडलिज्म क्या है? ये एक सिस्टम था 11th और 12th सेंचुरी में यूरोपियन नेशंस में, जिसमें जो राजा होता था कोई स्टेट का वो अपनी जमीन हिस्सों में बांटकर फ्यूडल लॉर्ड्स को दे देता था। अब फ्यूडल लॉर्ड्स आप समझ लीजिए तब के टाइम के जमींदार। अब जमींदार क्या करते थे कि जो गरीब किसान होते थे, जो पीजेंट्स होते थे, उनको उस खेतों में काम कराया करते थे, अपनी जमीन पे काम कराया करते थे जबरदस्ती, और जो उससे प्रॉफिट निकलता था वो सारा खुद ले जाते थे, और जो पीजेंट्स थे, जो गरीब किसान थे, उनको सिर्फ इतना पैसा देते थे जिससे वो अपना खर्चा चला सके। साथ ही साथ में जो वहां की वर्किंग कंडीशंस थी वो बहुत बेकार होती थी। दिन के उनको 12-12, 14-14 घंटे काम कराया जाता था, जिसमें 8-10 साल के बच्चों से लेकर 50 साल की औरतें तक भी शामिल थी। और साथ ही साथ में खराब सैनिटेशन कंडीशंस थी कि वो कभी कभी खेतों में काम करते करते ही औरतें या बच्चे या जो बुजुर्ग लोग हैं वो मर जाया करते थे। और साथ में उनको ये तक अलाउड नहीं था कि अगर कोई पीजेंट्स या कोई गरीब किसान किसी के फ्यूडल लॉर्ड यानी जमींदार के खेत में काम कर रहा है और अगर वो वहां से भागने की कोशिश करता था उस काम से, तो उसको वो
इंस्टेंटली किल कर देते थे, शूट कर देते थे। उनके पास ये तक फ्रीडम नहीं थी कि वहां से भागा जा सके। तो सो बेसिकली कैपिटलिज्म एक इवॉल्व करता है फ्यूडलिज्म का। अब आप बोलेंगे कि इसका एग्जांपल कैसे हो सकता है, आप एक खुद सोच के देखिए। फ्यूडलिज्म में क्या होता था, जमींदार का मतलब जो आज के टाइम के फैक्ट्री ओनर्स है, आप उनको समझ लीजिए, वो है। अब फैक्ट्री ओनर जो होते हैं उनके पास पैसा बहुत होता है, तो वो एक तरीके से एम्प्लॉयज को काम पे रखते हैं, उनका सारा काम कराते हैं उनसे, और फिर जो भी प्रॉफिट होता है वो खुद ले जाते हैं, और जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको एक मिनिमल सा वेज दे देते हैं बस। हाँ, आज तब के और आज के टाइम पे इतना सहूलियत है कि आज उनकी वर्किंग कंडीशन अच्छी होती है, उनको 7 से 8 घंटे काम कराया जाता है, और उनका एक जो एनवायरनमेंट होता है वो अच्छा होता है। बस तब के और आज के टाइम पे यही है, बाकी जो सिस्टम है वो बिल्कुल सेम चला आ रहा है। सिमिलरली कैपिटलिज्म में भी आज यही हो रहा है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो अपने एम्प्लॉयज को वर्क कराती है, बस पहले के मुकाबले आज उनका साथ एक्सप्लॉइटेशन नहीं होता है, अच्छी वर्किंग कंडीशंस होती है। पहले की तरीके से जो जमींदार होते थे वो कंपनी के ओनर समझ लीजिए, जो एम्प्लॉयज है वो उनसे 8 घंटे काम कराएंगे, उनको एक मिनिमल सा वेज दे देंगे और सारा प्रॉफिट खुद ले जाएंगे। इसको सरप्लस प्रॉफिट की थ्योरी भी बोलते हैं, जो एडम स्मिथ ने दी थी, जिसके बारे में मैं आगे आपसे बात करूंगा। और कंपनी के ओनर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स। और शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? जिनके पास कुछ पैसे होते हैं शेयर्स खरीदने के। एक तरह से जिनके पास पैसा होता है वही इससे और पैसा बढ़ा रहा है कैपिटलिज्म की इस दुनिया में। अब आप सोच रहे होंगे कि इस हिसाब से तो जो ऑलरेडी अमीर है, जिसके पास ऑलरेडी पैसा है, वो दूसरी कंपनीज में पैसा लगाकर या खुद की कंपनी खोलकर ऑलरेडी बहुत अमीर बन जाएगा, वो पैसे से और पैसा बना लेगा। वही दूसरी तरफ जो गरीब है, जिनके पास पैसा नहीं है लगाने को, या जो मिडिल क्लास बंदा है, वो इन बड़े बड़े जो लोग हैं जिनके पास ऑलरेडी पैसा है, वो उनकी कंपनीज में काम ही करते रह जाएंगे और एक अपना मिनिमल सा वेज लेकर घर चल जाएंगे। जी हाँ, कैपिटलिज्म विचारधारा कुछ ऐसी ही है, ये आइडियोलॉजी कुछ ऐसे ही वर्क करती है। इस वजह से जिसके पास ऑलरेडी पैसा है आज की दुनिया में, वो और पैसा बनाए जा रहा है, और जिसके पास इन्वेस्टमेंट करने को पैसा नहीं है, वो एक तरीके से स्लेव बन के, वर्कर बन के रह गया है। इंडिया में भी कैपिटलिज्म फॉलो होता है, बट फुल्ली कैपिटलिज्म फॉलो नहीं होता। कैपिटलिज्म के कुछ पार्ट्स है, कुछ तरीके जो उसकी अच्छी चीजें है, वो इंडिया ने अपने इकोनॉमी में एस्टेब्लिश कर रखी है। साथ ही साथ में सोशलिज्म भी एस्टेब्लिश कर रखी है। एक तरह की इंडिया की मिक्स्ड इकोनॉमी है। जो कैपिटलिज्म है वो एक कोड पे चलता है, पैसे से ही पैसा बनता है, मनी बिगेट्स मनी। जो क्लासिक कैपिटलिज्म का आइडिया है वो सबसे पहले प्रपोज किया था एक स्कॉटिश फिलोसोफर एंड इकोनॉमिस्ट मिस्टर एडम स्मिथ ने अपनी बुक द वेल्थ ऑफ नेशंस सन 1776 में। इनका मानना था कि डिवीजन ऑफ लेबर से ही जो कोई कंपनी है वो सबसे बेस्ट आउटपुट अपना निकाल सकती है। डिवीजन ऑफ लेबर क्या है कि आप इसका एग्जांपल लेके समझिए कि कोई फोन कंपनी है, फॉर एग्जांपल एप्पल कंपनी है। अब कोई एक ही इंजीनियर अगर एक ही फोन के फोल्डर भी लगा रहा है, उसके स्क्रूज भी टाइट कर रहा है, साथ में उसकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो एक एप्पल के फोन को बनाने में करीबन 1 से 1.5 महीना लग जाएगा। वही डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब एक पूरी असेंबली लाइन बिछा देना। इसका मतलब एक तरीके से पूरी एक असेंबली लाइन है, एक मिल है, उसमें एक बंदा है वो स्क्रू टाइट करेगा, दूसरा उसकी स्क्रीन लगाएगा, तीसरा उसका फोल्डर लगाएगा, चौथा उसकी बैटरी प्लेस करेगा। इस तरीके से पूरा डिवीजन ऑफ लेबर बन जाएगा। तो जो फोन कोई एक इंजीनियर 1 से 1.5 महीने में बनाता, वही सेम फोन वो कुछ चंद मिनट में बन के तैयार हो जाएगा। डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से ही जो फैक्ट्री ओनर्स थे वो वर्कर्स को 10-10, 12-12 घंटे बहुत ही पुअर वर्किंग कंडीशन में काम कराते थे, क्योंकि उनको सिर्फ प्रोडक्शन से मतलब था कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन निकले, ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकले और हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाएं। अब ये बात थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग की, जब ब्रिटेन और अमेरिका में 17th और 18th सेंचुरी की स्टार्टिंग में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया ही आया था, जब एडम स्मिथ ने अपनी इस बुक में ये वाली चीज कही थी। डिवीजन ऑफ लेबर उसके बाद जो सबसे पहले मास स्केल पे लेके गए थे वो थे हेनरी फोर्ड सन 1902 में, जब उनकी कार आई थी मॉडल टी। आज आप ये डिवीजन ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट लगभग हर एक कंपनी में देख रहे होंगे, और इसी तरीके से आज सारी कंपनीज वर्क करती है। इसमें आप बोल सकते हैं कि अगर आपके पास पैसा है कोई कंपनी एस्टेब्लिश करने का और साथ ही साथ में उसको चलाने का, तो उसका आप सरप्लस प्रॉफिट भी लेके जाएंगे। और आज आप देख रहे होंगे लगभग हर नेशन और हर कंपनी यही फॉलो कर रही है। पर कुछ ऐसी कंट्रीज है जिसने कैपिटलिज्म का आइडिया नहीं अपनाया, जैसे कि सोवियत यूनियन। या इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हम दे सकते हैं अमूल कोऑपरेटिव कंपनी। अमूल कोऑपरेटिव कंपनी का कोई सिंगल ओनर नहीं है, या ना कोई इसके शेयर होल्डर्स है, ना ये कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। इसके ओनर्स है 36 लाख काउ मिल्क फार्मर्स। जी हाँ, इसके जितने भी काउ मिल्क फार्मर्स है वो इस कंपनी के मालिक है, और जो भी प्रॉफिट परसेंटेज है वो सबके पास इक्वली डिवाइड होता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, कैपिटलिस्ट विचारधारा आइडियोलॉजी में बहुत सारे लूपहोल्स या कह लो इसके डिसएडवांटेजेस और ड्रॉबैक्स भी थे। इसमें जो सबसे बड़ा लूपहोल था वो तो मैंने आपको सबसे पहले बता ही दिया कि इसमें बहुत ही पुअर वर्किंग कंडीशन में लेबर को काम कराया जाता था। साथ ही साथ में
जो इसमें सबसे बड़ा लूपहोल था वो था इनइक्वालिटी होना। इनकम में बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी हो रही थी। इसका मतलब जो अमीर था वो और अमीर बनता जा रहा था और जो गरीब था वो और गरीब बनता जा रहा था। इसका आप इस तरीके से समझ लीजिए कि कोई एक एम्प्लॉय या कोई लेबर का बेटा है, उसके पास इतने पैसे वो अपनी पूरी लाइफ में लेबर कभी नहीं कमा सकता था जिससे कि वो नई कई फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर ले या फिर वो अपना कोई नया बिजनेस खोल सके। तो एक लेबर का बेटा एक तरीके से लेबर ही बनता था या वर्कर का बेटा एक तरीके से वर्कर ही बनता था। वही दूसरी तरफ जो फैक्ट्री ओनर्स थे जिनके पास लैंड थी, उनके पहले की जो लैंड थी वो इनहेरिट करे जा रहे थे, मतलब जो उनका बेटा था वो उस फैक्ट्री को संभालने लग जाता था और फिर जो उनके आगे का बेटा और उनका पोता था वो उनको संभालने लग जाता था। तो एक तरीके से इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही थी, मतलब जो लेबर था वो एक तरीके से लेबर ही बन के रहता था और जो अमीर था वो एक तरीके से अमीर ही बन के रहता था। सबसे बड़ी इसमें इनइक्वालिटी आ रही थी। तो ये वाला जो टाइम था ये 18th सेंचुरी के मिड का था, में इंडस्ट्रियल रेवोलाइजेशन अपने बिल्कुल टॉप पर था। अब टॉप पर था तो उसमें ज्यादा लेबर्स की जरूरत थी, तो उनके साथ ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था और जो बड़े लैंड ओनर्स थे उनकी एक तरह से मोनोपोली या मनमानी स्टार्ट हो चुकी थी। इस वजह से ही जो कार्ल मार्क्स की थ्योरी थी कम्युनिज्म वो प्रचलन में आने लगी, वो धीरे धीरे लोगों के बीच में फेमस होने लगी, आप एक तरीके से कह सकते हैं। अब कम्युनिज्म क्या है उसको बिल्कुल डिटेल में बिल्कुल खोल के मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि कम्युनिज्म एक तरीके से किसी एक सिंगल लैंड ओनर या फिर एक सिंगल कंपनी के मालिक से पावर उठ के, पैसा उठ के आपस में सबके बीच में पड़ जाता है। इसका मतलब एक पावर, एक कंपनी से पावर उठ के या एक सिंगल लैंड ओनर से पावर उठ के एक तरीके से सारे एम्प्लॉय, सारे लेबर्स के बीच में इक्वली बढ़ जाता है। जैसे कि मैंने आपको अमूल का एग्जांपल दिया था कि उसका कोई भी एक सिंगल मालिक नहीं है, उसके सारे फार्मर्स मालिक है, तो उनका प्रॉफिट है वो सेम परसेंटेज में आपस में बढ़ता है। नाउ मिड 18th सेंचुरी में जब धीरे धीरे कैपिटलिज्म की जो आइडियोलॉजी या विचारधारा थी उसका धीरे धीरे प्रचलन जाने लगा, मतलब वो इनफेमस होने लगी, आप एक तरीके से कह लीजिए। जब कम्युनिज्म का धीरे धीरे जन्म हुआ था तो कुछ कुछ 2-4 इवेंट्स ऐसे हुए थे जिसकी वजह से जो ये विचारधारा है, ये आइडियोलॉजी है, वो इस आइडियोलॉजी को बिल्कुल गलत मानने लग गए थे। और उन इवेंट्स के बाद ही या तो कैपिटलिज्म की जो विचारधारा है उसमें कुछ कुछ चेंजेस करे गए, फिर अपनी कंट्री में एस्टेब्लिश करे गए जैसे कि इंडिया में, या फिर किसी ने बिल्कुल कट्टर तरीके से पूरा कैपिटलिज्म को विरोध किया, किसी ने किसी ने बिल्कुल कट्टर तरीके से पूरा कैपिटलिज्म का फेवर किया। अब सबसे पहला झटका लगता है कैपिटलिज्म को 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान, जब लिटरली किसी भी देश की जीडीपी अच्छी काम नहीं कर रही थी, किसी भी देश की इकोनॉमी अच्छी काम नहीं कर रही थी, तो जिसमें लेबर्स या फिर जिसमें जो वर्कर्स थे उनको जॉब नहीं मिल रही थी और मिल भी रही थी तो बहुत कम वेज पे मिल रही थी। वो एक तरीके से अपना पेट पालने के लिए, अपना गुजारा करने के लिए कितने भी घंटे, कोई सी भी वर्किंग कंडीशन और कितने भी वेज पे काम करने को रेडी थे। फिर जो दूसरा इवेंट आता है वो आता है द ग्रेट डिप्रेशन, जो हुआ था 1930s में अमेरिका में। 1929 से 1939 तक का 10 साल तक का ये डिप्रेशन था, सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग डिप्रेशन था। अब इस डिप्रेशन को भी मैं पूरा बिल्कुल ढंग से आपको एक्सप्लेन करूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप समझ लीजिए कि एक तरीके से जो डिप्रेशन होता है ना वो कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी, कैपिटलिज्म इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का एक तरह से पार्ट होता है, क्योंकि कैपिटलिज्म की वजह से इनइक्वालिटीज इतनी बढ़ जाती है इकोनॉमीज में कि एक ना एक बार वो कोलैप्स जरूर होती है। उसके बाद जो वो होता है कि जो बड़े लोगों को पैसा है वो निकल के गरीब लोगों में जाता ही जाता है, उसका वो इकोनॉमी वापस बनती है और उसका देखा वो वापस कोलैप्स होती है। इसलिए हमेशा आपने देखा होगा कि कैपिटलिज्म अमेरिका एक तरीके से कैपिटलिज्म को बिल्कुल कट्टर तरीके से फेवर करता है। तो इस वजह से आपने देखा होगा कि हर 10 से 15 साल में अमेरिका में डिप्रेशन आते रहे। पर जो 1929 से 1939 का लॉन्गेस्ट रनिंग डिप्रेशन था वो थोड़ा अलग था, वो सबसे ज्यादा मैसिव डिप्रेशन था, 10 साल तक चला था, जिसमें लिटरली जो अमेरिका की जीडीपी थी वो 4.3% से कम हो गई थी, 20% तक अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था अमेरिका से। इस वजह से जो लिटरली जो वर्कर्स और लेबर क्लास थे उनका खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था, जॉब्स उनको मिल नहीं रही थी, मिल भी रही थी तो बहुत ही ज्यादा उन्हें ब्रूटल तरीके से काम कराया जा रहा था, बहुत कम वेज पर। इस वजह से जो वर्कर्स थे वो एक तरह से भूखमरी के कारण मरने लग गए थे। और जनरली आप कह सकते हैं डिप्रेशन के बाद का ही टाइम है जब लोगों ने इसके ड्रॉबैक्स देखे और इसका इतना हजार्डियस रिजल्ट देखा डिप्रेशन के टाइम, इसका धीरे धीरे उनका कैपिटलिज्म से भरोसा उठकर कम्युनिज्म की तरफ आने लगा। और एक सबसे बड़ा जो कैपिटलिज्म का ड्रॉबैक है या फिर एक कह लीजिए जो डिसएडवांटेज है जो मेरी नजर में जिसको मैं मानता हूं वो है इसका एनवायरनमेंट पे बहुत ज्यादा बुरा असर होना। जैसा कि आप जानते हैं कि सिर्फ कैपिटलिज्म में प्रॉफिट के ऊपर ध्यान दिया जाता है, तो एनवायरनमेंट का क्या हो रहा है, इससे कंपनी ओनर्स को कुछ नहीं पता। कैपिटलिज्म बेसिकली प्रमोट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को करता है कि ज्यादा फैक्ट्रीज खुले, ज्यादा आउटपुट हो और ज्यादा लोगों को वो चीजें बेची जाए। अब ज्यादा आउटपुट होगा, ज्यादा फैक्ट्रीज खुलेगी तो ऑफ कोर्स ही बात है कि हमारे पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, तो अगर हम फैक्ट्रीज में कुछ चीज प्रोडक्शन हो रही है तो हम नेचुरल चीज से ही तो वो चीज लेकर उसको फैक्ट्री में प्रोडक्शन करेंगे। फैक्ट्री जाहिर सी बात है पॉल्यूशन भी करेगी, तो इस वजह से एनवायरनमेंट पे बहुत ज्यादा हजार्डियस हेल्थ हो रहा था। इस वजह से जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आने के बाद, कैपिटलिज्म विचारधारा के आने के बाद जितना पॉल्यूशन ये ह्यूमन काइंड ने अपनी फर्स्ट सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी तक में करा था, उतना कैपिटलिज्म के बाद
18th सेंचुरी की मिड से लेके अभी तक हो रखा है। मतलब 100 से 150 ईयर्स में बहुत ज्यादा हमने पॉल्यूशन, क्योंकि आप खुद ही सोच लीजिए पहले के टाइम पे लोगों को क्या चाहिए था कि यार हमें 2 वक्त की रोटी मिल जाए, हमें अच्छा अपना खाना मिल जाए, हम अच्छा कपड़े पहन सके और साथ ही साथ में हमें एक ठीक ठाक सा घर मिल जाए, हमारे ऊपर एक छत हो। ये लोगों को चाहता था। पर आज के टाइम पे क्या नेसेसिटीज है लोगों की? आज के टाइम पे आप अपने आप को रिस्पेक्टेबल पर्सन कब देखोगे? जब आपके पास एक अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा फोन हो, साथ में आपके पास प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा हो, आप बढ़िया फैंसी रेस्टोरेंट्स में डिनर करें, आप अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर बढ़िया बढ़िया वेकेशंस की फोटोज डालें, आप अच्छे कपड़े पहने, अच्छे ब्रांड्स के कपड़े पहने। आज के टाइम पे रेस्पेक्टेबल पर्सन ये है। पर पहले के टाइम पे ये था कि किसी इंसान के पास दो वक्त का खाना, रोटी और मकान था तो वो अपने आप को एक बहुत फॉर्चुनेट इंसान मानता था। ऑफ कोर्स ये बात है, पहले के टाइम पे लोगों की नीड्स इतनी नहीं थी, तो पहले के टाइम पे प्रोडक्शन भी कम था, तो उससे जो एनवायरमेंट था वो भी कम डिग्रेड हो रहा था। पर अब के टाइम पे हम बहुत रैपिड तरीके से एनवायरमेंट को डिग्रेड कर रहे हैं। एक जो फैशन होता है वो हर 2 से 3 साल में एक्सपायर होता जाता है। मतलब अगर हमारे पास बिल्कुल सही कपड़े भी होंगे तब भी हम उनको नहीं पहनेंगे। जो अच्छा नया फैशन चल रहा है उनको पहनेंगे। अब जो पुराने कपड़े हैं, अब इसको बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल ये टी शर्ट है, इसको बनाने के लिए रिसोर्सेज तो लग चुके हैं, इसको बनाने के लिए जो भी नेचुरल रिसोर्स का डिप्लीटेशन होना है वो तो हो रहा था, और अभी क्या कर रहे हैं, बस एक फैशन आउट की वजह से हम इसको नहीं पहन रहे हैं, जिस वजह से एनवायरमेंट में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है। अब इन सब के बीच में ही, इन सब की चीजों को मद्देनजर रखते ही आते हैं जॉन मैन्यार्ड कीनीज। ये यूके के रहने वाले एक इंग्लिश फिलोसोफर और इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने कैपिटलिज्म की डेफिनेशन को थोड़ा चेंज करा। इन्होंने बोला कि हम सिर्फ कैपिटलिज्म को इस तरीके से नहीं देखेंगे, सारी पावर हम लैंड ओनर्स को दे देंगे। इनका मानना था कि कैपिटलिज्म में थोड़ा बहुत गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी होना चाहिए। मतलब हर किसी की मोनोपोली नहीं बननी चाहिए कि जो छोटी कंपनीज है उसको सब्सिडीज प्रोवाइड करें, उनको टैक्स में रिबेट मिले, उनको इलेक्ट्रिसिटी बिल में रिबेट्स मिले, और साथ ही साथ में जो बड़ी कंपनीज को टक्कर देने के लिए गवर्नमेंट अपनी भी पीएसयूज खोले जिससे कि उनको मोनोपोली नहीं बन पाए। आज आपने देखोगे कि यही तरीके का कैपिटलिज्म, जिसे हम कहते हैं नियो कैपिटलिज्म, वो इंप्लीमेंट हो रहा है हर कंट्री में। इंडिया में भी यही इंप्लीमेंट जॉन मैन्यार्ड कीनीज वाला कैपिटलिज्म। पर अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में अभी भी जो एडम स्मिथ का जो कट्टर तरह का कैपिटलिज्म था वो अभी भी चलता आ रहा है, जिसमें जितनी भी पावर है वो लैंड ओनर और फैक्ट्री ओनर्स को दी गई है। क्योंकि 1980 में जब अमेरिका की सरकार पलटी थी तो उन्होंने वापस जो पुराना वाला कैपिटलिज्म का आइडिया था उसको इंप्लीमेंट किया, जॉन मैन्यार्ड कीनीज वाला कैपिटलिज्म हटाया, और उसके बाद से 1980s के बाद से जो अमेरिका की इकोनॉमी है वो ग्रो तो हुई है, क्योंकि कैपिटलिज्म ग्रो तो करती है इकोनॉमी को। साथ ही साथ जो मैंने अभी आपको इसका एक डिसएडवांटेज बताया था, इनइक्वालिटी, इनकम इनइक्वालिटी बहुत हो जाती है। जो अमीर है बहुत अमीर बनता जाता है और गरीब है बहुत गरीब बनता जाता है। उसकी वजह की मैंने आपको पहले बताई थी। इसकी वजह से अमेरिका में बहुत ज्यादा गैप आ चुका है अमीरी और गरीबी के बीच में। मतलब जो एक गरीब है वो गरीब होता जा रहा है, उसको उठने का मौका नहीं मिल पा रहा, और जो वेल्दी कंपनीज है, जो वेल्दी लोग हैं, वो और अच्छा पैसा कमाए जा रहे हैं डे बाय डे। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की एक तरीके की मिक्स्ड इकोनॉमी है। इसमें जॉन मैन्यार्ड कीनीज वाला कैपिटलिज्म भी है, साथ साथ में इसमें सोशलिज्म भी है। पर अपने इंडिया में कम्युनिज्म नहीं है। कम्युनिज्म है सोवियत यूनियन या चाइना जैसे देशों में। तभी आपने देखोगे वहां पे वन पार्टी रूल, और धीरे धीरे वहां पे डिक्टेटरशिप में चीजें बदल गई। अब ऐसा क्यों हुआ ये मैं आपको कम्युनिज्म वाली वीडियो में बताऊंगा। सो गाइस, मेरी यही आज की वीडियो थी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और आपको ऐसा लगा कि इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करी है, सो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर देना, क्योंकि सच में वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो बस थोड़ा सा सपोर्ट कर देना मुझे। So that's all for today's video guys, and I'll see you in the next video. Till then, bye bye and stay tuned.